श्यामना, जितना भी डाउट क्लास रहेगा ना उसमें आप बस खाली बैठ आके देख लेना है। अभी जितना भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास रहेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो HCB लेकर बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ लें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मुझे क्वेश्चन पढ़ने का तो रिक्वायरमेंट तो नहीं है। वीडियो स्टार्ट करो। ओके। An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at constant velocity of this. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? यहाँ देखिए, देखिए मुझे लगता है कि एलिवेटर में कुछ इस टाइप का लगा रहता है, नहीं ऐसे कुछ वायर लगा रहता होगा और एक मोटर से रन होती है, करेक्ट। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, करेक्ट ना एवरीवन? हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है 13 नहीं, अच्छा 30 नहीं लिखा हुआ है। भाई आप लोग सर्किल करके आइएगा, कम सर्किल तो कर सकते हैं, इतना देर में बोलिएगा। इसमें क्या कष्ट है भाई, 1 से लेकर 14 तक चार्ज, ओनली 14 प्रॉब्लम है, राइट। आप 5 मिनट के बाद बोल रहे हो 13 नंबर, तो प्रिपरेशन किस बात का है? यहाँ देखिए, तो आपका तो पावर के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में किसका पावर पूछा गया है? बोलना है मोटर का, राइट। तो मोटर कहाँ पे फोर्स लगा रहा है? मोटर लगा रहा है इस केबल वायर पे, राइट। इसका मतलब है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट मीन्स व्हाट, कि मोटर जो फोर्स लगा रहा है थ्रू द वायर लगा रहा है, वायर लिफ्ट पे क्या लग रहा है? टेंशन का फोर्स। इसका मतलब जो टेंशन का पावर रहेगा वही तो मोटर का पावर सप्लाई होते रहेगा। लिफ्ट में जब आप मैकेनिज्म देखिएगा ना तो वायर के केबल के थ्रू लगता है, राइट, और केबल ऊपर नीचे थ्रू द मोटर होता है, करेक्ट ना। इसका मतलब अगर मैं पावर ऑफ द टेंशन बता दूं काम चल जाएगा। और जो पावर ऑफ द टेंशन रहेगा उसको आप कितना से डिवाइड कीजिएगा तो हॉर्स पावर में आ जाएगा। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। यस। तो पावर के लिए फोर्स क्या था? F.V, करेक्ट। F डॉट बोलना है हाँ या ना? F.V है था इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला। तो भाई T.V, करेक्ट। तो टेंशन का इस पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर ना, इसके लिए इसी पे तो पावर देख रहे हैं आप। ये मोटर ये टेंशन वर्क कर रहा है किस पे? खुद पे तो स्ट्रिंग पे वर्क कर नहीं रहा होगा, इसे एलिवेटर पे कर रहा है, राइट। तो एलिवेटर का टेंशन का डायरेक्शन और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? TV cos 0 मतलब TV। बस भी तो पता है, T बता दे तो काम बन जाएगा आपका। भी पता है ना, T बता देंगे तो काम हो जाएगा। ओके, बट इसका इस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलेरेशन 0 रहा होगा। हाँ ना बोलते रहना है, क्या समस्या है भाई आप लोग का? प्रॉब्लम डिस्कशन आज तक GD में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं किया है क्या? GD कैसे होता है? ग्रुप डिस्कशन, एक आदमी बोलता रहेगा। भाई प्रॉब्लम टीचर के साथ तो ऐसे ही, थ्योरी के टाइम पे तो हम लोग बोलते ही हैं, प्रॉब्लम में तो साथ कम से कम रहिए।
थोड़ा हिम्मत बना रहेगा, हिम्मत बना रहेगा टीचर का। टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या जीरो कर दें? क्यों जो करेंगे? एक्सेलेरेशन जीरो है राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो टी इक्वल टू एम जी हो गया। तो मुझे तो लगता है कि एम जी भी होना चाहिए। एम दिया हुआ है ना 500 kg का है लिफ्ट, और टी की जी कितना लेने के लिए बोला गया है? कुछ नहीं बोला गया था। सी बी में कितना ले लिया? अच्छा, कुछ नहीं बोला गया था, 9.8 लेंगे। अभी कितना है? 0.2। ये जो आएगा वो बाट में आएगा, करेक्ट? इसको डायरेक्ट 746 से डिवाइड कर दें, हॉर्स पावर मिल जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर राइट। समझ में आ गया निराजन? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो आसान प्रोसेस। अच्छा, अगर इंटरेस्ट में दिया तो 9.8 लेना चाहिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग तो 10 तो आसान कर, लाइफ को आसान करने के लिए 10 ले लेते हैं राइट, बट एक्चुअली फैक्ट है कि 9.8 ही लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या डाउट था आपका? जस्ट ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, एम जी तो वर्क कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोटर क्या पावर लगा रहा है राइट। तो पावर, मोटर पावर लगा रहा था, मोटर का फोर्स देखेंगे आप। मोटर फोर्स किसके थ्रू अप्लाई कर रहा था? वायर के थ्रू राइट। तो एम ऑब्वियसली एम जी वर्क करेगा, एम जी भी वर्क करेगा, लेकिन हम लोग को एम जी कितना वर्क कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग का इंटरेस्ट था कि मोटर क्या वर्क पावर लगा रहा है, वर्क कर रहा है राइट। तो मोटर जो वर्क कर रहा है वो थ्रू द केबल कर रहा था, करेक्ट ना? ठीक। अब यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दे। अब सर इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोल दिया जाए कि जेई मेन टाइप का कर दीजिए, तो अगर उस टाइप का करना रहेगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको बोल दिया जाएगा कि मोटर के थ्रू, मोटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा और करंट का वैल्यू। ध्यान सुनिएगा, मोटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा अक्रॉस। मोटर भी तो पोटेंशियल बैटरी से चाहे कुछ से चलेगा ना, पावर से। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा और करंट का वैल्यू दे दिया जाएगा, करेक्ट? और एक टाइम इंटरवल भी दे दिया जाएगा, या करंट का वैल्यू भी दे दिए। और उस केस में फिर पूछा जाएगा मोटर का एफिशिएंसी। तो हम लोग क्या करेंगे? मोटर का पावर निकाल लेंगे, करंट के वजह से कितना पावर था। कभी कभी होता है ना कि पावर, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च हो रहा है, उतना काम नहीं हो रहा है राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पे थ्रू द करंट भी इंटू जो भी रहेगा पावर का, जैसे एच इक्वल टू लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी, करेक्ट? आई, इसको आई आर इंटू आर लिख सकते हैं, आई आर इंटू आई, एच बाई टी। मतलब इसी फार्मूला से देख लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पावर इक्वल टू, ये ओम्स लॉ से भी हो जाएगा, तो आई इंटू भी मेरा पावर हो गया। तो यहाँ से इसके थ्रू मुझे पावर कितना सप्लाई कर रहे हैं बाहर से वो मुझे पता चल जाएगा। मतलब एनटीपीसी से जो करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट ए है और पोटेंशियल डिफरेंस ए है 202 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, वाट एवर। पावर इतना सप्लाई कर रहे हैं, अब पावर यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, करेक्ट? तो समटाइम्स कभी कभी होता है ना, मोटर पुराना हो गया, बॉल बेरिंग जो रहता है वो घिस गया है, लुब्रिकेंट सही से नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है पावर यहाँ पे कुछ और दिखाया, पावर का यहाँ पे कुछ और पावर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और पावर हो रहा है, मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी भी निकालने के लिए आएगा। इसका मतलब पावर अप्लाई ऑन दिस डिवाइड बाई, या वर्क डन ऑन दिस, वर्क डन ऑन दिस डिवाइड, और वर्क एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय वर्क एक्सपेक्टेड into 100. This is called what? Efficiency of work by motor, right? Yes. अब इसी को ऐसे मिक्स कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा पजल हो जाएगा, तो मतलब अच्छा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा जेईई मेन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एक बार पढ़ लीजिए।
ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree with horizontal. If the block moves with an acceleration of this one, find the power delivered by the pulling force at time 4 seconds after the motion start. What is the average power? Okay. देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन रहता अगर एक्सेलेरेशन का वैल्यू नहीं देता। ये तो खुद ही आपको सब कुछ निकाल के दे दिए हैं, राइट। यहाँ देखिए एवरीवन, यही तो पुलिंग फोर्स रहा होगा, तो पहले तो आपको पुलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, करेक्ट ना एवरीवन। चलिए सारे फोर्स का कंपोनेंट को क्या हम लोग इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये कितना रहेगा एवरीवन। एक काम कीजिए फास्ट होने के लिए, छोड़िए उतना, ये भी तो कर सकते हैं mg sin 30। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं f माइनस mg sin 30 इक्वल टू m। देखो सही है, मैंने इस कंपोनेंट को mg को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिए और उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से f निकल गया क्योंकि a तो दिया हुआ है ना, और कुछ अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट दिया है इसका मतलब है कि पुलिंग फोर्स कांस्टेंट रहा होगा। अगर फोर्स अगर वेरिएबल रहता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया जाता क्या, नो। ओके, तो ए फोर्स निकल गया। अब उसके बाद इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान लिया हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, बिकॉज मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, इट राइट। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, इट राइट। तो वी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू टी। अब तब पावर किसका निकालना है, पावर ऑफ फोर्स ना, तो जिस फोर्स का पावर है वही फोर्स लेंगे, एफ डॉट वी। इसका मतलब एफ का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 जिस टाइम का, इसका मतलब कितना हो जाएगा एम ए अब प्लस एम जी साइन 30। अब वी का वैल्यू एक्स इंटू टी, इज इट राइट। अब निकाल लीजिए जिस टाइम का पूछा जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में कहाँ पे फंस गए थे जनाब, क्या प्रॉब्लम हुआ था। नहीं अभी तो ठीक है ना, ठीक। मतलब इसमें आपको जिस फोर्स का पुलिंग फोर्स का निकालना है तो पुलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बस इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आ गया और वर्क पावर एनर्जी भी आ गया, हो गया ना। अभी तो समझ में आ गया, ठीक। कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे आप लोग। अच्छा, अब उसके बाद है एवरेज पावर। तो देखिए एवरेज पावर के लिए जहाँ पे मैं पावर पढ़ा रहा होगा तो एवरेज पावर के लिए होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, करेक्ट। तो जितना टाइम का टोटल वर्क बाय टोटल टाइम एवरेज पावर के लिए, तो पहले टोटल वर्क और वर्क के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी। सर ए फार्मूला क्यों लगा दिए, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग ए फार्मूला लगा सकते हैं, बट 4 सेकेंड के अंदर आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा 4 सेकेंड के अंदर, कैसे, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, इज इट राइट। निकल जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, तो ए निकल जाएगा और ए पता ही है तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा
टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। कैलकुलेशन पार्ट आपका, ये सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का। कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का? थर्ड था, HCV का, करेक्ट। इसको हटाया जाए। हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बढ़िया से पढ़िए आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोग से खुद से बना था। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ड्यू ऐसा कभी कभी होता है ना एग्जाम में, डायग्राम की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगता है, डर गए डायग्राम बड़ा देखकर, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या, कहाँ पे क्या पार्ट इम्पोर्टेंट था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये HCV का क्वेश्चन नंबर 7। ये हाइट है H1, अरे कितना हाइट है H2, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे एक नोब लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं मानता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल 0, ठीक है। अब जैसे ही नोब को ओपन करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, अरे यहाँ देखना है, जो इंटरकनेक्टेड पार्ट है ना, वो उसका हम लोग नेग्लिजिबल वॉल्यूम मान के चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे ही नोब को ओपन करेंगे तो दोनों तरफ का वाटर लेवल इक्वल होगा। ये तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, राइट। इक्वल तो पक्का होगा, राइट। इसका मतलब है कि इसका लेवल नीचे होगा, इसका लेवल ऊपर जाएगा, इसका लेवल नीचे डाउन होगा, इसका लेवल अप होगा। बट इक्वल लेवल कितना होगा वो कैसे निकालिएगा? इंटरेस्टिंग इसमें ही था कि इक्वल लेवल तो होगा बट इक्वल लेवल आपको तो पता नहीं है। सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन देखने के बाद तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना होगा। मैंने यही था कि इक्वल लेवल होगा कितना, वो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा ना। इसका मतलब है कि इनिशियल मास अगर आप निकालेंगे
तो क्या लिखिएगा, AH1 इंटू रो, देखो सही है, अब प्लस AH2 इंटू रो, दोनों कॉलम का मास। और मान लेते हैं कि जब इसको ओपन किए तब दोनों का लेवल इक्वल हो गया, और इक्वल होने के बाद अब हाइट हो गया h, कितना हो गया h। तो फाइनल मास के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू AH रो। किसी को प्रॉब्लम? और मास तो भाई कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसका मतलब है AH1 रो अब प्लस AH2 रो इक्वल टू AH रो। ए और रो से कैंसिल कर दिए, सॉरी कैंसिल। इसका मतलब कॉमन लेवल जो रहेगा वो दोनों का लेवल का एवरेज हो जाएगा, नहीं? ठीक है ना? ऐसा नहीं भी हो सकता था, ऐसा इसलिए यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था। ऐसा नहीं कि इसी को थ्योरी बना लीजिएगा, ठीक है? लेकिन एक तो आइडिया आया कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास करके निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। निकालना क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, राइट? तो सब भाई ओपन करेंगे तो कोई ऊपर आएगा कोई नीचे आएगा, तो वर्क तो सिर्फ एक कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है। हम लोग तो कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बस हम लोग एफर्ट लिया, इसको खोल के छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम देखे लेवल इक्वल होगा। किया किसने? डैम से और MG का काम रहा होगा, राइट? यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए इनिशियली इस कॉलम का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, H1/2 पे, क्योंकि जस्ट बिहेव लाइक इनफॉर्म रॉड। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों को मैं एक सिस्टम मान रहा हूँ, दोनों कॉलम को एक सिस्टम मान रहे हैं। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं, m1 g H1/2। अगर यहाँ पे, अब मैं थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि देखिए यहाँ पे मैं 0 माना तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा, और बताए थे ना कि यहाँ से यहाँ तक का सारे मास का एंजॉय सेंटर ऑफ मास करेगा, तो इसको भूल कर एक पॉइंट मास समझना है, करेक्ट? तो क्या डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ m1g H1/2 इस कॉलम के लिए, और इसको लिख सकते हैं m2g H2/2, और m1 का वैल्यू बता सकते हैं सर, a बोलिए H1 रो, बाद में m1 m2 का नहीं पुट कर देते हैं, जो थोड़ा होगा लेकिन पुट करने से बेटर रहेगा। ये तो डिजर्व करता है जेईई मेन का पेपर, राइट? क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से AH2 रो G H2/2, जो कॉमन लेना चाहते हैं वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या ले सकते हैं, A रो G और डिवाइडेड बाई 2 H1² प्लस H2², इज इट राइट? चलिए फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए दोनों कॉलम का हाइट तो सेम है, दैट इज h। तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू, देखिएगा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं किस कॉलम का, वन ऑफ द कॉलम का मास लिखा GH/2, देखिए तो मैंने सही किया। वन ऑफ द कॉलम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा, बोलते रहिएगा बोलते रहिएगा। बट कॉलम तो 2 है ना सर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, करेक्ट ना? तो A रो
जी एच स्क्वायर, करेक्ट। चलिए, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब बोलिए मेरे साथ, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स माइनस इंटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट। थ्योरी में पढ़ाया था ना, इसका मतलब वर्क डन बाय एम जी के लिए क्या लिखेंगे, यू एफ माइनस यू वाई या यू वाई माइनस यू एफ। फास्ट भाई, तो आपको तो मैं यू वाई भी निकाल के दे दिया और यू एफ भी निकाल के दे दिया, डिफरेंस कर लीजिएगा। अब बाद में एच का वैल्यू भी तो निकाल के दे दिया, सारा वैल्यू पुट करके देखे तो आंसर आता है। तो दिस इज द एडवांटेज आपकी थ्योरी अगर बढ़िया से पढ़ कर शॉर्ट नोट्स बनाए रहिएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अच्छा रॉड का क्यों निकाल रहे हैं, याद रहेगा, बट कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिक्स कर दिया जाएगा, सब कुछ पढ़ के रेडी है, तभी हम लोग फास्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा बढ़िया है नहीं। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ के बाद मैं छोड़ दूँ, कर लीजिएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा डैम श्योर। इसको हटाया जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लीजिए। एक बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। मेडिकल वाले बच्चे भी ज्वाइन करते रहिएगा, कम से कम 80% तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नीट में बहुत फास्ट हो जाएंगे। थोड़ा तो हेक्टिक रहेगा अभी, बट कभी कभी चीज़ों को सुनते सुनते समझते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक ही बार में नहीं क्लियर होता है। लर्निंग प्रोसेस में हम लोग को भी बहुत पापड़ बेलना पड़ा है, चीज़ों को सुनते हुए बार बार सुनते सुनते तब जाकर क्लियर हो जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आज के डेट में भी हम लोग को अभी जाकर क्लियर होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बोलने का मेन सेंस ये था, लर्निंग प्रोसेस है ना, कंटिन्यू चलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम ओवरहैंग अ स्मूथ टेबल विथ इज 2/3 पार्ट लाइंग ऑन द टेबल। तो 2/3 और इसका मतलब 1/3 नीचे रहा होगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ द टेबल। यहाँ देखना है, यहाँ पे कितना है, 2/3 ना, टोटल मास कितना है m। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ का मास 2m/3 है और यहाँ का मास इनिशियल स्टेज में m/3 है। इज इट क्लियर? और ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसको पकड़ के रखे हैं, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो नीचे आना शुरू होगा। किस फोर्स की वजह से नीचे आएगा? आप खींच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिए भाई। तो कौन खींच रहा है? एम जी की वजह से नीचे आएगा, राइट। इसका मतलब जो भी वर्क करेगा वो एम जी करेगा। नॉर्मल अगर सही से इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा?
सही से ही बताइएगा, तो हम देखते हैं आप कितना चीज़ों को सोच पाते हैं। सर अगर सही से देखा जाए तो आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उतना अगर आप नहीं भी सोचते हैं जैसे स्टूडेंट, तब भी आपका लाइफ आसान रहता और काम चल जाता नहीं। बट अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक तो इस पार्ट का mg रहेगा, करेक्ट। इस पार्ट का हम लोग बोलते हैं पार्ट 1, तो m1g। अरे ये सेकंड पार्ट ये है जो टेबल पे है, राइट, समझे स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट पे यहाँ से यहाँ तक जो mg लग रहा है उसके वजह से वर्क होगा क्या? सर नहीं होगा, क्योंकि इस पे mg इधर लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री, करेक्ट। और इस पार्ट पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो लग रहा होगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या वर्क करेगा? इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो इस पार्ट पे जो mg लग रहा है वही वर्क कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पे ए वाला पार्ट पे जो mg लग रहा है वो वर्क कर रहा है, बट हम लोग उतना केयर नहीं करेंगे। मतलब मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि जो भी वर्क कर रहा है वो mg कर रहा है, और कौन सा mg कर रहा है? जो हैंगिंग पार्ट में है, राइट। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं इस लेवल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल को 0 मानता हूँ, करेक्ट। तो मेरा इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है अकॉर्डिंग टू माय रेफरेंस फ्रेम? इस पार्ट का तो 0, यहाँ से यहाँ तक का 0, और यहाँ से यहाँ तक का कितना? m/3। ये तो इसका मास हो गया g, और कितना? L/6, करेक्ट। इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे ना यहाँ से, जस्ट बिहेव लाइक ए यूनिफॉर्म रॉड, करेक्ट। तो 1/3 का मतलब अगर पूरा लेंथ L है चेन का, और आगे में माइनस लगाएंगे, एग्री? क्यों माइनस लगाए? बताया गया है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल 0 लेते हैं उसका ऊपर पॉजिटिव बताए थे, और नीचे क्या हो जाता है? नेगेटिव, इज इट राइट? इसका मतलब इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू माय रेफरेंस फ्रेम ये हो जाएगा -mgL/18, करेक्ट ना। और फाइनली जब स्लिप ऑफ, मतलब लास्ट इसका जो सेंस एलिमेंट था, लास्ट पार्ट था, करेक्ट। तब इसका फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना रहा होगा? सर माइनस तो लगाना ही पड़ेगा, टोटल मास तो m हो गया अब जी। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीचों बीच L/2, करेक्ट। और उसके बाद क्या लगा देना है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क चूंकि स्पीड निकालना है ना, क्या स्पीड निकालना है या काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक नहीं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन एज। तो एक काम कर सकते हैं, या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लीजिए, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी आप लगा सकते हैं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है, यहाँ देखना है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है n, इसको हम लोग फील्ड फोर्स बोल रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो प्रेजेंट है बट ये वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल तो सिर्फ ए रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा क्या? आप लिखिएगा तो ये UF + KF, एग्री है ना। ए वैल्यू तो 0 है ना। और फाइनल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फाइनली या एट एनी मोमेंट चेन का हर सेगमेंट का सेम स्पीड रहेगा, करेक्ट ना। चेन तो आपका एक्सपेंड होने वाला नहीं ना है,
इसलिए एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे चेन का हर एलिमेंट का स्पीड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो जिस टाइम पे इस सिचुएशन में है उस टाइम पे इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का हर एलिमेंट का स्पीड सेम रहेगा। दैट्स वाई पूरे चेन का मास, पूरे चेन एज ए होल का स्पीड सेम ले लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू आई माइनस आप यू एफ लिख सकते हैं, करेक्ट ना। फाइनल काइनेटिक इक्वल टू, और युवा कितना था, माइनस एम जी एल बाई 18 और माइनस एम जी एल बाई 2, ये हो जाएगा एम जी एल बाई 2 और माइनस एम जी एल बाई 18। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख तो आता है आंसर। तो आप लोग इसको ट्राई किए थे, बना था। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि HCB में अगर सोल्यूशन देखिएगा तो क्या किए हैं कि इंटीग्रेट किए हैं। वो काम हम लोग रेगुलर क्लास में, थ्योरी क्लास में ही कर लिए थे कि पहले छोटा सा पार्ट का पोटेंशियल निकालेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। बाद में यूनिफॉर्म रॉड के लिए बता दिए थे कि यूनिफॉर्म रॉड के लिए अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम लोग को भी इंटीग्रेशन करना पड़ता, बट यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि इस पूरा रॉड को बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, और सारे मास को कहाँ पे मान लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, राइट। और उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो आप लोग सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, या मुझे बनाना है। 10 हो जाएगा स्टूडेंट, ऑनलाइन का स्टूडेंट। yes, 11, हाँ बोलिए बोलिए। EY में L/6 क्यों लेते हैं, एक इनका क्वेश्चन है, रोनी हजारी का। बार पारन जी का क्लास कर रहे थे थ्योरी का। यस, इस रॉड का लेंथ अगर L रहता था, अब मास M है और रॉड यूनिफॉर्म रॉड है, और यहाँ पे अगर मेरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहता है, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, रॉड के सेंटर पे, मिडिल में। तो यस, तो इसको मैंने क्या बोला था, बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, और जिसका हाइट कितना मानेंगे, L/2 पे, समझ गए। दिस वन ट्रीटेड लाइक दिस, करेक्ट। और इसको मैं इंटीग्रेट करके प्रूफ भी कर दिया था। दिस इज द वजह कि इनिशियली इसका लेंथ L/3 है ना क्वेश्चन में, तो इस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L/3 है, बट इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ L/3 पे रहेगा या इसके बीच में रहेगा, इस चेन के बीचों बीच। तो चेन का लेंथ है L/3, बट यहाँ से हम लोग चेन का पूरा लेंथ लेंगे या उसका सेंटर ऑफ मास का हाइट देखेंगे, डेप्थ देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना रहेगा, L/3 या L/6 पे, समझ में आ गया। ठीक है, अब सब लोग क्वेश्चन नंबर, और भी कोई क्वेश्चन है दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, फुल एंड फाइनल हो रहा है आपके बैच के लिए। अगर डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, बट ऐसे मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है मैं खुद ले लूँगा, डोंट वरी। जो अच्छा क्वालिटी का प्रॉब्लम रहेगा मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप डाउट पूछें या ना पूछें। क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ आप लोग पढ़िए, एक बढ़िया प्रॉब्लम है।
क्वेश्चन नंबर 14 को 2-3 बार पढ़िए। पढ़ लिए हैं? ओके। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं इसका सेंटर ऑफ सस्पेंशन को ओरिजिन मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं एंगल अल्फा, ठीक है। और क्या बोला गया है कि यहाँ पे आकर स्ट्रिंग सेलेक्ट कर गया है, करेक्ट ना? क्वेश्चन का डिमांड है। तो आपको वर्क पावर एनर्जी में बहुत बढ़िया से एक थ्योरी क्लियर किए थे। इसका इतना बात तो डैम श्योर है कि इसका V0 का वैल्यू √2GL से बड़ा रहेगा, राइट? इतना तो पक्का एग्री करेंगे, क्योंकि इसको कैटेगराइज करके बांट दिए थे ना 2-3 केस में। और इसका वैल्यू V0 का वैल्यू √2GL से बड़ा रहेगा, लेकिन डैम से √5GL से छोटा रहा होगा, तभी ये इवेंट हुआ, अदरवाइज ये इवेंट नहीं होता। पहला तो कॉन्फ्रेंस से आ गया। और जहाँ पे सिलेक्ट किया है उस पॉइंट तक इसका मोशन काइंड ऑफ सर्कुलर, तो मान लेते हैं कि जस्ट पॉइंट P के जस्ट एट पॉइंट P तक, जस्ट आफ्टर पॉइंट P, इट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्री ना? प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे इससे प्रोजेक्टाइल हुआ तो इतना इधर है तो इतना ही इधर आएगा। ये मैं वहाँ पे भी बोला था, ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? इस केस में क्या हुआ है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ है और एक पार्टिकल, इसलिए आज के बाद अलर्ट रहिएगा। इस टाइप का कुछ कर रहे हैं ना इवेंट गेम, तो हो सकता है कि ऐसे घुमा रहे हैं और सही से मेंटेन नहीं किए तो आपके डायरेक्ट आके हाथ पे भी चोट लग सकता है। नहीं, ये तो यहाँ पे यही सिखा रहा है। यहाँ से चला, अब वापस यहाँ पे ही आकर गिर रहा है, यहाँ से पास होना है, करेक्ट? तो ए एंगल अल्फा है तो ए एंगल भी कितना हो जाएगा, बोलिए? अल्फा मान लिए हैं तो अल्फा, तो सर सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये वाला वर्क पावर, ये वाला पार्ट बाद में करेंगे। अगर ए वैल्यू भी पता चल जाए और अगर अल्फा पता चल जाता, अल्फा ये है तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, करेक्ट ना? बोलिए 90 माइनस अल्फा क्यों हुआ सर? एट पॉइंट P तक तो सर्कल ही तो था, तो यहाँ पे रेडियस पे टेंजेंट क्या रहेगा, और इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग रहा होगा, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये अल्फा था, 90 माइनस अल्फा, और ये लेंथ है L। तो भाई अगर अल्फा पता चल जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को इनिशियल x0 और y0 भी तो पता चल गया सर। एग्री ना? बोलिए भाई, अगर अल्फा पता चल जाएगा तो एल के टर्म में x0 y0 आपसे पता नहीं चल जाएगा? x0 कितना होगा, बोलिए कितना होगा x0 अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम? एल कॉस अल्फा। अब y0 कितना, एल साइन अल्फा। और जहाँ पे आना है फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना, आके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही तो पास करना है। तो क्या आपको डेल्टा x और डेल्टा y निकल गया? ए से पॉइंट P से लेकर O के बीच में ये हो गया इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे आना है फाइनल पॉइंट, राइट? तो
तो आपको डेल्टा एक्स भी पता हो गया, डेल्टा वाई भी पता हो गया। अगर अल्फ़ा और भी, लेकिन एक्स नॉट और वाई नॉट तभी पता होगा जब अल्फ़ा पता होगा। तो अल्फ़ा अगर पता हो जाए और अगर भी का वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। नहीं, इसका मतलब सर दो अननोन हो गया, अल्फ़ा और भी, राइट। और वही, लेकिन और भी पता हो जाएगा तो भी नॉट पता हो जाएगा, भी पता रहेगा तो भी नॉट पता हो जाएगा, ये राइट। चलिए, तो यही काम करना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। इसको ए मान लेते हैं। ए से पी तक जहाँ तक ये सर्कुलर हो रहा है, मोशन अंडर द अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रिंग, तो ए से पी तक के बीच में, ए टू पी, आपको भी स्क्वायर इक्वल टू एक फार्मूला दिए थे, याद है? क्या फार्मूला था? ऑलरेडी थ्योरी में ही ऐसा फार्मूला एक दिए थे, बोलिए। भी स्क्वायर इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर माइनस, सही से बोलिएगा, प्लस है या यहाँ पे माइनस है? माइनस 2gl 1 माइनस वो कॉस्ट है, शायद ए वाला थीटा लेते होंगे, नहीं? एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यही फार्मूला था। प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में आज के बाद शॉर्ट नोट्स वाला फार्मूला वाला कॉपी लेकर बैठना है, ठीक है? तो भी स्क्वायर इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा के बदले क्या लिख दें, 90 माइनस अल्फा। सॉरी 90 प्लस अल्फा, तो भी नॉट स्क्वायर 2gl 1 माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा कितना, माइनस आने अल्फा, तो भी स्क्वायर इक्वल टू भी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ तक कि समझ में किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक अच्छा। ये फार्मूला कहाँ से आया होगा एवरीवन? ये जो डायरेक्ट लिख दिए, ये फार्मूला पक्का आया होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल बिटवीन ए एंड पी, राइट। दो ही जो डेरिवेशन में सिखाए थे कि इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या करना है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, एक दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इज इट राइट? चलिए, यहाँ तक आ जाइए। यहाँ तक समझना है किसी को प्रॉब्लम है? मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा हूँ जो पढ़ाया था आपको। आइए, अब यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि फार्मूला कहाँ से आया था। ये आया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड पी, इज इट राइट? इसको हटाएं। चलिए, इट इज़ वेरी, यहाँ देखिएगा, फॉर मोमेंट मान लेते हैं अगर स्लैक नहीं करता तो पी पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता? यही होता ना सर, एम जी रहता, टी रहता, करेक्ट, और कोई फोर्स रहता क्या? ये जो घूम रहा था बिफोर स्लैकिंग द स्ट्रिंग अंडर द फोर्स ऑफ व्हाट, एम जी एंड टेंशन। यहाँ पे मेरा ये पॉइंट हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये कितना एंगल, ये इसको अगर मैं अल्फा माना हूँ तो ये मेरा 90 माइनस अल्फा है। तो सारे फोर्स को, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ, यही तो करते थे ना टेंशन निकालने के लिए। कंपोनेंट को हम लोग सारे फोर्स को किसके तरफ रिजॉल्व करते थे? टुवार्ड द सेंटर, राइट। तो रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवार्ड द सेंटर, तो क्या लिखेंगे? टी, और इसका कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट, एम बी स्क्वायर बाई आर, सही है ना?
बट भाई जहाँ का हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे टेंशन जीरो हो गया है, तो क्या इसको जीरो पुट कर दें? तो जीरो प्लस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से एम हो गया कैंसिल, करेक्ट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या जी एल साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू कैन बी राइट जी एल साइन अल्फ़ा, यहाँ से ये तो आया था कहाँ से? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल से। ये आया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पी पॉइंट पे मैंने क्या लगा दिया? सारे फोर्स टुवार्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब सर्कुलर मोशन का यूज किया, राइट। तो जी एल साइन अल्फा इक्वल टू वी स्क्वायर, इस वी स्क्वायर को यहाँ पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा? जी एल साइन अल्फ़ा इक्वल टू वी नोट स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, वी नोट माइनस टू जी एल, या डायरेक्टली लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो वी नोट स्क्वायर इक्वल टू कितना? वी स्क्वायर अब प्लस टू जी एल वन प्लस साइन अल्फ़ा। अब वी स्क्वायर तो पता हो गया ना, जी एल साइन अल्फ़ा वन प्लस साइन अल्फ़ा। इसका मतलब है कि सर अगर अल्फ़ा निकल जाएगा तो वी नोट पता चल जाएगा, करेक्ट। अल्फ़ा निकलते ही मेरा वी नोट पता हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन। और अल्फ़ा निकलते हुए वी भी तो पता हो जाएगा। यहाँ तक आ जाइए। इसको हटाया जाए। अब आ जाते हैं रेस्ट एंड मोशन वाला काम में। P टू O, करेक्ट। P से O के बीच में यहाँ देखना है, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम x क्या रहा होगा? 0। मुझे बताना पड़ेगा या समझ में आ जाएगा कि x 0 रहेगा? मोशन यही रहेगा ना। तो यहाँ पे बियॉन्ड P इट इज जस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी, फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लग रहा था, करेक्ट। तो नेट एक्शन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम नेट एक्शन तो ऐसे रहेगा, g सिर्फ रहेगा, तो इसका x कंपोनेंट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, करेक्ट है ना। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल टू यू एक्स टी अब प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ देख लीजिएगा। और ए वाला टर्म क्या रहेगा? 0। और यहाँ पे यू एक्स का काम कौन करेगा? सर यहाँ पे यू एक्स का काम बोलिए फास्ट, अकॉर्डिंग टू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हूँ उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। यस, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो इसका इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट रहेगा उसके लिए हम लोग क्या v साइन अल्फा लिखेंगे या v cos 90 मतलब माइनस v साइन अल्फा लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मुझे लगता है माइनस v साइन अल्फा होना चाहिए, करेक्ट। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है तो सारे प्रॉब्लम में उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेंगे, नहीं तो प्लस माइनस का कहीं पर डिफर होते रहेगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे यू एक्स का काम करेगा भी कॉस, किसी को भी प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ही मुझे रोकिएगा, तो माइनस भी साइन अल्फा, इज इट राइट? इसका और डेल्टा एक्सएल कितना लिखे हैं? डेल्टा एक्सएल क्या लिखिएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है जीरो, जीरो और माइनस एल कॉस अल्फा, देखिए तो सही है, इक्वल टू, बोलिए, माइनस भी साइन अल्फा इंटू टी, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, मतलब एल कॉस अल्फा इक्वल टू भी साइन अल्फा इंटू टी। यहाँ तक किसी को समस्या? अरे तो पहले से ही पता है ना भाई कि पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, सॉरी पैराबोला होगा। जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दिया, उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल और उसमें भी मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हम लोग इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री से भी जानते हैं कि पैराबोलिक इक्वेशन आएगा, राइट? अब बाई मोशन के लिए बात कीजिए, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम ए बाई कितना रहेगा? क्या माइनस जी लिख दें? यू बाई कितना रहेगा एवरीवन? सर यू बाई के लिए ए देख लीजिए, करेक्ट, भी कॉस अल्फा, वेरी गुड, यू वाई रहेगा भी कॉस अल्फा, सही है ना? और डेल्टा वाई कितना रहेगा? सर जीरो माइनस एल साइन अल्फा कीजिए, करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर माइनस एल साइन अल्फा इक्वल टू, बोलते रहिएगा, बोलते रहने से कॉन्फिडेंस मिलते रहता है, कितना होगा? भी कॉस अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इज इट राइट? हाँ, यहाँ पे कॉस अल्फा देना। अब एक काम करना है, यहाँ से टी को हटाइए, तो टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एल कॉस अल्फा बाई भी साइन अल्फा, टी इक्वल टू एल कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय भी साइन अल्फा। तो इक्वेशन फर्स्ट का से टी लीजिए और इसमें टी पुट कर दीजिए और यहाँ तक आइए। कितना हो जाएगा? माइनस एल साइन अल्फा इक्वल टू भी कॉस अल्फा और टी का वैल्यू एल कॉस अल्फा बाई भी साइन अल्फा माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, मतलब एल कॉस अल्फा बाई भी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इज इट राइट? सही है ना? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एवरीवन? सर माइनस एल साइन अल्फा इक्वल टू एल, हाँ हाँ वही करूँगा, थोड़ा एक बार देख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। यहाँ तक आइए सब लोग। यहाँ पे चाहेंगे तो भी का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, नहीं? भी का वैल्यू आया था ना न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन से, क्या आया था? जी एल कॉस अल्फा था क्या? ओके, एल कॉस स्क्वायर अल्फा
बाई साइन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई भी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये राइट। कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। भी स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए तो भी स्क्वायर का वैल्यू कितना था? कितना? जोर से बोलना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोर से बोलो एकदम। जी एल साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये राइट। चलिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं? साइन एलसीएम साइन क्यू अल्फ़ा ना, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए तो सही है, और 2 भी तो है। चलिए यहाँ के बाद मेरा काम ख़त्म नहीं। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। सॉल्व कर पाएंगे? मैथ वाले स्टूडेंट फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया है? टेन अल्फ़ा इक्वल टू आ गया है। टेन के टर्म में सॉल्व किए हैं, किससे डिवाइड कर दिए थे? मतलब जो भी किए थे मतलब हो गया ना। टेन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आया है? 1/√2। देखिए यहाँ पे जनरल, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि फिर सबको रुकना है, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला इमोशन भी आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन वाला। इसे कैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इक्वल टू कौन सा? साइन थीटा इक्वल टू 1, तो एक जनरल सोल्यूशन आने लगता है ना। थीटा इक्वल टू कितना आता है? π/2, उसके बाद 5π/2। 3π/2 नहीं, 3π/2 तो -1 हो जाएगा राइट। तो उसके लिए इक्वेशन का क्या बनता है? दिस वन ना। बट यहाँ पे tan थीटा का जो जनरल सोल्यूशन है उसमें मेरा अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है वो एक्यूट एंगल है, इसलिए यहाँ पे एक ही वैल्यू लेकर छोड़ देना है, करेक्ट ना। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2, ये यहाँ से अल्फ़ा निकल गया, तो tan अल्फ़ा निकल गया, तो यहाँ से मुझे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ के बाद स्टूडेंट मैंने छोड़ दिया आप लोग पे ट्रस्ट करके कि आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़बरदस्त है, सॉल्व करके मुझे हेल्प करके यहाँ तक ले आइएगा। फिजिक्स बस यहाँ तक था राइट। अब अल्फ़ा निकल गया, तो अल्फ़ा निकलते ही आपको पता, अल्फ़ा ही तो पता चाहिए था। अल्फ़ा निकलते ही भी नहीं निकल गया। भी क्या था? GL साइन GL कॉस अल्फ़ा राइट। कॉस था साइन था? V स्क्वायर टू GL साइन अल्फ़ा। तो भाई भी, तो V यहाँ से भी पता चल गया, GL साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आपके सामने है। अब V0 स्क्वायर भी तो पता चल गया। V0 स्क्वायर तो पहले ही रेडीमेड रेडी कर लिए थे राइट। कितना था? V0 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? GL प्लस GL इन V0 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हैं? GL 2 + 3 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो V0 पता चल जाएगा। V0 हो जाएगा √ओवर राइट।
हम्म, यहाँ पे हाँ यहाँ पे ए, हाँ ये तो ए है, यहाँ से आया होगा। ये सर अरे कैसे सॉल्व होगा वो तो आप ही को पता है। या क्या चाहते हैं मैं सॉल्व करके दिखाऊं? स्टूडेंट जिसने भी सॉल्व किया क्या सही सॉल्व हुआ है? यहाँ से हो जाएगा। ये सर तो यहाँ पे आप लोग ए वाला स्टेप मैं आप लोग पर छोड़ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से इसका सॉल्व हो जाएगा। ये सर एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे। कि इसमें पूछेगा कि इसके बाद क्या है, तो इसमें मैं क्या फिजिक्स बताऊंगा। इसमें तो आप मैथ के टीचर आपको हेल्प करेंगे कि सर ये इक्वेशन है, सॉल्व करना है। और आप लोग अब सॉल्व पक्का किए हो गए। जेन इस टाइप का तो ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन यही होता है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। चलिए इसको हटाया जाए। ये सर हाँ ओके, मतलब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ पे, अच्छा इस तरफ में साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके हाँ, टेन के फॉर्म में आ जाएगा राइट, कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। इन लोग एक काम करते हैं ना, इन लोग पे थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ के बाद थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। मैथ का भी एक प्रॉब्लम, ये सर जगह छोड़ दीजिए थोड़ा सा हाफ पेज आप लोग। फिजिक्स में तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि फिजिक्स कितना था इसमें। ये सर चलिए रेस्ट एंड मोशन से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को हेल्प कर, इसका मतलब सर लास्टली आपने किया क्या? लास्टली मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट पता था, मैंने ट्रेजेक्ट्री डेवलप किया, पाथ राइट, टाइम को हटाकर। ये सर और दोनों पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पता था तो वहाँ से अल्फा निकल गया है, दैट्स इट। इसका तो रेस्ट एंड मोशन के हेल्प से मैंने क्या निकाला? अल्फा का वैल्यू निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम तो ऐसे में लिमिनेटरी हो गया तो क्या बोले? सर यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते सर? कौन सा? वो एक जो ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला था जिसमें टाइम नहीं था। यहाँ पे फार्मूला वो वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला भी तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ही से आया था। वो एक रेडीमेड फार्मूला था जनरल प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसमें ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, दोनों का हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या था, सेम था। ये सर लेकिन फिर भी उसको उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस टाइप का प्रॉब्लम में आई विल सजेस्ट यू कि आपको वहाँ पे बनाइए। ये सर और उसमें खुआ कुछ नहीं है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिखना है। आप ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग टाइम अदर वेरिएबल रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ये सर चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नहीं देखना है, पढ़िए सिर्फ एक बार। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, two equal masses are attached to the two ends of a spring constant k. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by a length x over its natural length. The work done by a spring on each mass is. आंसर किसी को नहीं देखना है, बिना आंसर देखे हुए इसको बनाना है।
डिटो यही बात मैं पिछले सैटरडे को रेस्ट कोलिजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो एक सेंटर ऑफ मास से प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो वहाँ पे आपको हिंट किया था, और वही सेम बात यहाँ पे है। करेक्ट ना एवरीवन? नहीं, क्वेश्चन नंबर ए है स्टूडेंट, वो नहीं, थर्ड ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं एक जनरल यहाँ देखना है रोशन कुमार, एक जनरल मिस्टेक में बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट एक्चुअल में कर क्या लेंगे कि वो सोचेंगे कि सिमेट्रिकली तो पुल किए हैं तो इसके लिए x/2 ले लेते हैं और इसके लिए x/2, ऐसा शायद दिमाग में आ सकता है। करेक्ट हो सकता है ना कि दोनों के लिए कितना x, तो इसके एक के लिए कितना x/2 ले लेंगे शायद, तो उस हिसाब से तो वर्कडन आपको नजर आएगा हाँ माइनस, स्ट्रेचिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली निगेटिव वर्क होगा, राइट। इसको पुल कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो इस पर इसका डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ से एक काम कर दें x/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, वन ऑफ द ब्लॉक पे, और इस तरीके से आपको आंसर 1/8 kx² दिखेगा। बट यहाँ पे पूरे स्प्रिंग का वर्क निकालिए, पूरे स्प्रिंग का वर्क ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाफ ले रहे हैं अगर हाफ ले रहे हैं, कितना हाफ, इसका मतलब आप स्प्रिंग को कट करके सोच लिए, तो पूरे स्प्रिंग का आप स्प्रिंग को अभी कट नहीं किए हैं, तो पूरे स्प्रिंग का वर्क डन बाय स्प्रिंग, होल स्प्रिंग, टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना -12 kx², राइट। दोनों पे, दोनों ब्लॉक पे, दोनों मास पे स्प्रिंग ने टोटल वर्क कितना किया, इतना किया, तो एक पे कितना किया होगा, इसका जस्ट हाफ, आधा ना, इसका टोटल वर्क स्प्रिंग का ये है। तो आप समझ रहे हैं कि आप मिस्टेक होने का चांस क्या था, हो सकता है किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहेगा ओके इसका तो डिस्प्लेसमेंट x/2 है, ऐसे सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो स्प्रिंग का x/2 इसके लिए सोचेंगे, वैसे नहीं सोचना है, टोटल स्प्रिंग का वर्क निकालना है, राइट। तो टोटल स्प्रिंग का वर्क कितना रहेगा -12 kx², तो वन ऑफ द पे कितना जाएगा वर्क, जस्ट इसका हाफ, आंसर ये होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है, वन ऑफ द मास पे, यही है ना। अब लेकिन एक मिनट, अब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सर ऐसे भी अगर हाफ करके सोचते तब भी तो हो सकता था, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इतना साउंड हैं तो, कि अगर स्प्रिंग को आधा काट के सोच रहे हैं, राइट। एक मिनट, स्प्रिंग को क्या कर दिए सर, स्प्रिंग को आधा आधा करके सोचते हैं, तो भाई स्प्रिंग को अगर आधा करके सोचिएगा तो वहाँ पे मैंने थोड़ा जरूर पक्का पढ़ाया हुआ, किसी स्प्रिंग को हाफ कट करते हैं तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, राइट। अगर आप हाफ कट करके ही सोचिएगा नहीं इसका लिए x/2 सोचते हैं, तो उस टाइम पे इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से सोचिए कटा हुआ स्प्रिंग है हाफ, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के लेकर सोचिएगा, तब जाकर आंसर हो सकता है मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पे k के बदले क्या पुट कर देते 2k, तब उतना ही आंसर आता, करेक्ट। अगर स्प्रिंग को तोड़कर सोचिएगा तब वहाँ पे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी तोड़कर सोचना है, तब मैच कर जाता, ठीक है ना एवरीवन। आप लोग समझे मैंने क्या समझाया, मैं तो समझ गया कि तोड़कर भी समझ सकते थे, अगर तोड़कर करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट को चेंज करके वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना क्यों कीजिएगा, ऐसे ही कर लेंगे, राइट, टोटल वर्क निकाल लेंगे। HCB का ऑब्जेक्टिव बड़ा लगता है देखने से आसान, बट उसमें कुछ सीखने को है, राइट। इसका लिख लीजिए तो मेरे तरफ से टास्क, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड इसको ट्राई कीजिएगा। तो ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्लास आप लोग का तो प्रोजेक्ट वर्क भी तो वर्क फ्रॉम एनर्जी ही मिला हुआ है ना,
नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर अपने आप को शॉर्ट नोट्स के साथ, फार्मूला के साथ और एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव आप ट्राई कीजिए। इसमें मुझे जो अच्छा ऑब्जेक्टिव लगेगा मैं भी पढ़ के यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। तो एक मैं नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज लगेगा, बट धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा।